नमस्कार मित्रों, जन चर्चा के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है न्याय व्यवस्था और समाज। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों, जन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और विस्तार से विषय को जानने की कोशिश करते हैं सद्भावना समिति के डायरेक्टर श्री राकेश गुप्ता जी से। आज की जनचर्चा में सादर नमस्कार सभी को। आज की जनचर्चा शुरू करते हैं। आज का विषय है न्यायालय व्यवस्था और समाज। आज न्यायालय और समाज कितने जुड़े हुए हैं और कितना एक दूसरे का प्रभाव पड़ रहा है, इस पर प्रकाश डालने की कोशिश है। और इस जनचर्चा का जो उद्देश्य है कि अंतिम छोर की बात भी पहुँचे डिसीजन मेकर्स के पास, कारण प्रभाव और कुछ और जो इन्हें निर्णय में प्रभावित करता हो। तो आज शुरू करते हैं हम दैनिक अमर उजाला मेरठ संस्करण 20 दिसंबर 2023 के एडिटोरियल पेज प्रभा पेज पर एक आर्टिकल है। श्री CBP श्रीवास्तव, आप अध्यक्ष हैं सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च एंड गवर्नेंस दिल्ली में। आप श्रीवास्तव साहब लिखते हैं, बोझ है कि घटता नहीं शीर्षक में। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश भर के विभिन्न न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से 85% से अधिक मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। बढ़ते मामलों का नकारात्मक प्रभाव आम लोगों तक न्याय की उपलब्धता पर पड़ता है। इसमें तत्काल सुधार जरूरी है और इस पर बहुत प्रयास हो रहे हैं, लेकिन प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा, इस पे इस लेख के साथ साथ प्रकाश डालेंगे। आम चर्चा, आम सहमति, आम लोगों में जो विचार है, प्रभाव है, उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो न्याय सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक अनिवार्य गुण है, पर भारत में इसका महत्व समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों से कहीं अधिक है। इसका कारण यह है कि भारत में संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों और समाजवादी सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाया जाता है। इस बारे में ऐसा कहना बेहतर होगा कि भारत में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए वितरण न्याय को सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बनाया गया है। संसाधनों का आवश्यकतानुसार वितरण भारत का संवैधानिक लक्ष्य है। संविधान की उद्देशिका में न्याय का जो उल्लेख है, उससे यही सिद्ध होता है कि सामाजिक आर्थिक न्याय दिए बिना राजनीतिक न्याय अर्थात अधिकारों की रक्षा का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ प्रश्न यह भी है कि न्याय की मंशा क्या हो। इस बारे में ऐसा कहना समीचीन होगा कि न्याय सदैव निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन अगर यह विलंबित हो तो जमीनी स्तर पर अर्थहीन हो जाएगा। न्याय में विलंब का एक बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण अदालतों में लंबित मामलों का बढ़ता बोझ है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार बीते जुलाई तक देश भर के विभिन्न न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे। इनमें से 85% से अधिक मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं।
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अनुसार 14 जुलाई तक उच्च न्यायालयों में 60.62 लाख मामले लंबित थे और अधीनस्थ न्यायालयों में 4.41 करोड़ मामले लंबित थे। इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1 जुलाई तक उच्चतम न्यायालय में लगभग 70,000 मामले लंबित थे। हालांकि हाल ही में भारत के प्रधान न्यायमूर्ति ने मामलों के निपटारे के लिए प्रति उच्चतम न्यायालय के दायित्व का हवाला देते हुए कहा है कि गत वर्ष देश के सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 50,000 मामलों का निपटारा किया और लगभग इतने ही मामले दर्ज किए गए। यानी गत वर्ष सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है। प्रधान न्यायमूर्ति ने यह भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक समय में एक से अधिक संवैधानिक पीठ बनाई गई ताकि बड़ी संख्या में लंबित संवैधानिक मामलों का निपटारा किया जा सके। उच्चतम न्यायालय ने 1979 में ही हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में त्वरित सुनवाई के अधिकार को मान्यता देते हुए उसे संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में शामिल किया था। न्यायालय ने कहा था कि त्वरित सुनवाई आपराधिक न्याय तंत्र का मूल तत्व है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुनवाई में देरी अपने आप में किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित करना है। विश्व में सबसे पहले 1215 में मैग्ना कार्टा की धारा 40 में यह उल्लेख किया गया था कि हम किसी को न्याय के अधिकार से वंचित या विलंबित नहीं करेंगे। चूंकि मैग्ना कार्टा मानव अधिकारों का पहला वैश्विक चार्टर है, अतः न्याय उपलब्धता में विलंब से मानवाधिकारों का भी उल्लंघन होता है। इसी प्रकार अमेरिकी संविधान के छठे संशोधन 1791 में भी त्वरित सुनवाई का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि सभी आपराधिक मामलों में राज्य और जिले के निष्पक्ष जूरी तथा अभियुक्त के त्वरित सुनवाई के अधिकार का संरक्षण किया जाएगा। कुल मिलाकर यह कहना उचित है कि त्वरित न्याय या सुनवाई का सीधा संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों की गरिमा से है। अब यदि न्यायाधीशों की संख्या पर गौर करें तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने जानकारी दी है कि लंबित मामलों की संख्या कम करने और सुनवाई में तेजी लाने के लिए न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ा दी गई है। पिछले 9 वर्षों में उच्चतम न्यायालय में 56 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। इसी प्रकार उच्च न्यायालयों में 919 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 653 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 2014 में 909 थी, जिसे बढ़ाकर अब 1114 कर दिया गया है। दूसरी ओर जिला और अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 2014 में 19,518 थी, जिसे बढ़ाकर 25,246 कर दिया गया है। जहाँ तक न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात की बात है तो भारत के प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 21 न्यायाधीश हैं। भारत के विधि आयोग ने यह सिफारिश की है कि अनुपात प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 50 जज होना चाहिए। निम्न अनुपात के कारण स्वाभाविक रूप से न्यायाधीशों का पर कार्य का बोझ बढ़ता है, जिससे न केवल न्यायिक कार्य कुशलता प्रभावित होती है बल्कि त्वरित सुनवाई का अधिकार भी बाधित होता है। सरकार द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना निश्चित रूप से न्यायिक कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए अच्छा कदम है और न्याय की त्वरित उपलब्धता में भी सहायता मिलेगी। गौरतलब है
कि अधिकांश मामलों में सरकारी वादी है, जिसका सबसे बड़ा कारण सरकारी क्षेत्र में कार्य संस्कृति का कार्यकुशल नहीं होना है और मंत्रालयों तथा विभागों में शिकायत निवारण तंत्र का सुदृढ़ नहीं होना है। इसका नकारात्मक प्रभाव आम लोगों तक न्याय की उपलब्धता पर पड़ता है। इसमें तत्काल सुधार जरूरी है। मामलों की त्वरित सुनवाई की दृष्टि से सरकार द्वारा उठाए गए 2 कदम अत्यंत सराहनीय हैं। पहला, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और दूसरा, ई कोर्ट के तीसरे चरण के लिए चालू वित्त वर्ष में 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन। उल्लेखनीय है कि देश भर में 758 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं, जिनमें पॉक्सो कानून के तहत मामलों के निपटारे के लिए 411 ऐसी अदालतें शामिल हैं। इसी प्रकार ई कोर्ट परियोजना के तहत निचले स्तर पर न्याय उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश जारी है। गौरतलब है कि बदलते परिवेश में नए कानूनों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। इन परिस्थितियों में नए अथवा संशोधित कानूनों के तहत बहुत बड़ी संख्या में नए विवादित मामले आ रहे हैं, जिनके कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि की समस्या और गंभीर हो गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि कई अवसरों पर प्रक्रियात्मक कानून भी मामलों के निपटाने में देरी की गुंजाइश पैदा करते हैं। कभी कभी न्यायपालिका को कानून में प्रयुक्त शब्द के वास्तविक अर्थ की व्याख्या में समय लगता है। इसलिए प्रक्रियात्मक कानूनों को सरल बनाने की आवश्यकता है। समग्र रूप से सभी मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है, तभी अन्याय दूर कर अर्थपूर्ण न्याय दिया जा सकता है। इस लेख में बड़े अच्छे तरीके से लेखक श्री CBP श्रीवास्तव ने चीज़ों को अभिव्यक्त किया है। अब इसी आधार पर हम इस जनचर्चा में कुछ अनुभव और कुछ आमजनों से बातचीत के आधार पर कुछ चीज़ें अभिव्यक्त करना चाहते हैं। एक बात, स्वयं को दूसरों की नहीं अपनी नज़र से देखें। कानून व्यवस्था को अगर हम अपनी नज़र से, कानून की नज़र से देखें और उस व्यवस्था के हिसाब से देखें, लेख में भी लिखा है कि सरकारी कार्यकुशलता, अगर उस कार्यकुशलता को हम आकलन करें और उसमें उसका प्रबंधन सही तरह से करें तो बड़ा सहज और सरल हो जाता है बोझ को घटाना, मुकदमों को कम करना। क्योंकि देखने में आ रहा है अधिकांश मुकदमे सरकारी व्यवस्था के कारण हैं, आधे से ज़्यादा सरकार के साथ हैं। अगर वो वहीं हो जाएं तो बड़ा सहज हो जाता है। हमारी पूरी न्याय व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था कहने को तो लोकतंत्र से चलती है, लेकिन पिछले 70 सालों में ये पूरी व्यवस्था कुछ इस प्रकार चल रही है कि संविधान में शुरू में भी लेख में कहा गया कि आम जन के लिए संवैधानिक लक्ष्य है उसका अधिकार, लेकिन पूरा संवैधानिक व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था आम जन तक जब पहुंचती है तो वो बन जाती है एक समझौता। आम जन को करना पड़ता है क्योंकि पूरी व्यवस्था इस प्रकार से है कि आम जन को चोर सिद्ध करो और उसके बाद वो समझौता करने को राजी होता है और संविधान के साथ उसे चलना ही है। एक उदाहरण मेरठ में भी पिछले सालों में हमें देखने को मिला। एक पूनम जी समाज सेवी और खन्ना साहब एक समाज सेवी वरिष्ठ नागरिक
उनकी टीम ने अदालतों में प्रयास किया कि जज साहब समय से अदालतों में आए, और उन्होंने बड़े प्यार से फूल देने का एक कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन अदालतों ने खन्ना साहब को अदालतों के सम्मान में मानते हुए उनको जेल भेज दिया। आम आदमी जेल की सजा काट गया, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है। दूसरे भी उदाहरण बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जिससे समझौता तंत्र पता चलता है कि आम आदमी कितने संविधान के साथ समझौता करता है, अपने जीवन को स्वतंत्र भारत में भी चला रहा है। और इसी का कारण कई बड़े वरिष्ठ नागरिक के से मुंह से हमने सुना है कि इससे तो अंग्रेजों का शासन अच्छा था। हालांकि कष्टपूर्ण बात है, लेकिन है। अदालतों को अपना प्रबंधन अगर ठीक कर लें तो बहुत जल्दी मुकदमे निपटाए जा सकते हैं, 3 महीने में मात्र। क्योंकि आमतौर पर मुकदमों की तारीख 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में दोबारा लगती है। तो 3 महीने में बहुत मुकदमे निपटाए जा सकते हैं। अभी जो व्यवस्था चल रही है उसमें टालने लटकाने की प्रवृत्ति है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति से समझौता विकसित होता है। अदालतों में कर्मचारियों ने अपने कर्मचारी रखे हुए हैं। ये प्रबंधन व्यवस्था है, कार्य के लिए रखे हुए हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से कितना सही है ये आमजन और वरिष्ठ जन देखेंगे कि कितना संवैधानिक है। लेकिन हर शहर में, पूरे देश में ये चीज़ देखने को मिलती है कि समय पर अगर हम मुकदमों की प्रवृत्ति निर्धारित करने लगें तो मात्र कुछ समय में ही मुकदमे निपटने शुरू हो जाएंगे। मोदी जी ने एक संस्कृति शुरू की है, वीआईपी संस्कृति की जगह सेवक भावना। वास्तविकता में भी चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे सेवा में लगे लोग हों, आम जन के लिए प्रजातंत्र में ये सब जन सेवक हैं, सेवक हैं, जन सेवक हैं। लेकिन वीआईपी संस्कृति के चलते पूरी व्यवस्था समझौता तंत्र में चल रही है। वर्तमान में एक आम जन से चर्चा में एक बात सामने आई कि हम ये सोचते थे, एक आर्टिकल कहीं पढ़ा था कि लिमिटेड कंपनी की शेयर होल्डर्स की मीटिंग में एक किसी नागरिक ने, ये केस स्टडी है, मैनेजमेंट से कहा, जो उसके मुख्य प्रबंधक थे, कि आपसे अपना शरीर ही नहीं संभलता, आप कितने मोटे हो रहे हो, आप कंपनी को क्या संभालोगे। बड़ी छोटी सी बात थी। वही स्थिति हम यहाँ वर्तमान संसद के कार्यों में भी देख सकते हैं। जब से संसद का टीवी पर लाइव प्रसारण शुरू हुआ है तो हम देखते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों की क्या कार्यकुशलता है, क्या उनकी भाषा की कार्यकुशलता है, वो देश को क्या संभाल सकते हैं, क्या नेतृत्व दे सकते हैं, क्या दे रहे हैं। ये तो शायद प्रकृति की और परमात्मा की कृपा है कि देश चल रहा है। अन्यथा पिछले 1000 सालों का जो रिकॉर्ड है उससे पता चलता है कि हमारी क्या स्थिति है। और अभी भी जो है हमारी संसद पिछले इस सप्ताह में, दिसंबर के इस माह में 2023 में 100 से ऊपर सांसदों को निलंबित किया गया है। और रोज लाइव संसद में देखा जाता है कि हमारी संसद की क्या कार्यकुशलता है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या वो निर्णय करेंगे। और ये ठीक होना चाहिए, ठीक हो सकता है और ठीक होगा भी। इसके लिए हर प्रजातंत्र में जन जन को अपने अधिकार और कर्तव्य के साथ
आगे चलना होगा। केवल वोट देने से ही हमारी जो जिम्मेदारी पूरी होती है, उसके साथ और दूसरी जिम्मेदारियां में भी हमें आम जन को सोचना होगा, कार्य करना होगा, प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करना होगा। और सद्भावना समिति इस प्रयास को हर स्तर पर करने का प्रयास कर रही है। और हम जन जन से निवेदन करते हैं कि वो YouTube के इस कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट दें, संपर्क करें और अपने विचारों से देश को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। आज इतना ही रखते हैं इस चर्चा में।